हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस कोचिंग की इस सीरीज़ पर। आज हम आपके लिए होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे जो कि 9वें चैप्टर पोषण, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती से संबंधित है। तो चलिए बिना देरी करते ही शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जब महिला अपने शिशु को जन्म देती है तब 2 से 3 दिन तक उसके स्तन से साफ हल्के पीले रंग का पदार्थ निकलता है, उसे ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, तो जैसे कि उसमें अधिक प्रोटीन और विटामिन ए होता है जो कि बच्चे को जीवन रक्षक गुण प्रदान करता है। साथ में इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना सम्मिलित होता है, जिससे बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। इसे ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से पाचक रसों का भी निर्माण होता है, जिससे बच्चे जो भोजन करते हैं वो जल्दी से पच भी जाता है। और कोलेस्ट्रॉल वृद्धिवर्धक भी पदार्थ होता है जो बच्चे की वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, स्तनपान के क्या क्या लाभ होते हैं? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 6 माह तक जरूर अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। कौन करता है? WHO। तो चलिए समझते हैं कि स्तनपान क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला है पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जैसा कि आपको पता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल माँ के स्तनपान पर ही निर्भर रहता है। तो जब वो माँ उसे स्तनपान कराती है तो उसे उसके पोषण संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्तनपान से ही हो जाती है। दूसरा है संक्रमण से बचाव, क्योंकि माँ के स्तनपान में बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चे को संक्रमण से बचा लेते हैं। तीसरा है भोजन से होने वाली एलर्जी से बचाव। तो जब बच्चा अन्य भोजन करता है तो उससे जो भी एलर्जी होती है उससे बचाव करने का कार्य भी स्तनपान ही करता है। चौथा है दूध का तापमान। जो माँ का दूध होता है उसका तापमान बच्चे के अनुकूल होता है, इसलिए इसे हमेशा अच्छा माना जाता है। शिशु की वृद्धि के लिए आवश्यक, जैसा कि आपको पता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ साथ उसकी वृद्धि बढ़ती जाती है। उसकी वृद्धि के लिए बहुत से आवश्यक तत्व हैं, इसमें से एक स्तनपान भी शामिल है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, शिशु को माँ के दूध की अपेक्षा ऊपर का दूध कब देना चाहिए? तो बहुत से कारण हैं, तब ही शिशु को माँ के दूध की अपेक्षा ऊपर का दूध देना चाहिए। जैसे कि अगर माँ किसी रोग से पीड़ित हो, जैसे कि कोई बहुत ऐसे रोग जैसे कि तपेदिक हो गया, टीबी हो गया, हृदय संबंधी रोग हो गया, या फिर कोई मानसिक रोग हो गया, इससे बच्चे पर भी बहुत कुप्रभाव पड़ता है, मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उस समय बच्चे को माँ की दूध की जगह ऊपर का दूध देना चाहिए। तो दूसरा है माँ पुनः गर्भवती हो। जब माँ पुनः गर्भवती हो तब भी बच्चे को माँ की दूध की जगह ऊपर का दूध देना चाहिए। तीसरा है यदि माँ किसी दवा का सेवन कर रही हो। यदि माँ किसी दवा का सेवन कर रही हो तब भी बच्चे को माँ के दूध की अपेक्षा ऊपर का दूध देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस दवा का असर बच्चे को भी देखने को मिले। तो चलिए तीसरे प्रश्न से चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरक आहार क्या होते हैं? तो चलिए समझते हैं कि पूरक आहार होते क्या हैं। तो जब बच्चे को दूध के अलावा अलग अन्य आहार भी दिए जाते हैं तो उनसे उनकी जो पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मतलब कि उन्हें जो पौष्टिक जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जैसे कि आयरन्स, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। जब उनकी उससे पूर्ति हो जाती है तो उसे ही हम पूरक आहार कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पूरक आहार क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बच्चे को 6 माह तक दूध पिलाना आवश्यक होता है, और जब 6 माह तक वह दूध पीता है तब तक उसके शरीर में आयरन्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे उसके बॉडीज़ में आयरन ऑलरेडी होते हैं। परंतु 6 माह के बाद अगर हम उसे आयरन नहीं देंगे, और क्योंकि दूध से उस आयरन की पूर्ति नहीं हो सकती है, तो इस वजह से उसे पूरक आहार की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हम उसे नहीं देते हैं तो वह कई बार कुपोषण का भी शिकार हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो पूरक आहार 3 प्रकार के होते हैं,
पहला होता है तरल पूरक आहार, दूसरा मसले हुए अर्धपूरक आहार और तीसरा ठोस पूरक आहार। तो चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो तरल पूरक आहार वह आहार होते हैं जिसमें तरल की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि ऑरेंज, संतरा, मौसमी, रसीले फल, ये सभी तरल पूरक आहार में आते हैं और बच्चों की जो भी पौष्टिक वैल्यू होती है उसको पूरा करने में यह सहायक होते हैं। तो चलिए समझते हैं मसले हुए अर्धपूरक आहार क्या होते हैं। तो मसले हुए अर्धपूरक आहार में वह आहार आते हैं जो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उबले हुए हो और उसे मसल कर दिया गया हो, जैसे कि उबले हुए आलू को मसल कर देना, उबले अंडे का पीला भाग देना, या फिर उबली हुई दाल देना, या फिर मसला हुआ केला देना। ये सभी मसले हुए अर्धपूरक आहार हैं। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि ठोस पूरक आहार क्या होते हैं। तो ठोस पूरक आहार में वह सभी आहार आते हैं जैसे कि पके हुए चावल, रोटी का टुकड़ा, टोस्ट, बिस्किट आदि। ये सभी ठोस पूरक आहार में आते हैं और इन आहारों को हम 9 से 11 माह तक, जब बच्चा इतने उम्र का हो जाता है तब दे सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि पूरक आहार क्यों जरूरी है। तो पूरक आहार इसलिए जरूरी है क्योंकि यह शिशु की ऊर्जा तथा अन्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, जो कि स्तनपान पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। तो चलिए समझते हैं कि अब प्रतिरक्षण क्या है। शरीर द्वारा निर्मित वह प्रोटीन जो विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता करता है, उन्हें हम प्रतिरक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली फैल जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, कोविड भी एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो जब शरीर द्वारा ऐसे प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं जो संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, उन्हें ही हम प्रतिरक्षण कहते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये BCG, OPV, DPT, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वैक्सीन है। इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको यह इन वैक्सीन की फुल नेम याद होनी चाहिए। जैसे कि BCG की फुल नेम है बेसिलस कैलमिटी ग्वेरिन, ऐसी OPV की फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन, ऐसी DPT की है डिप्थीरिया पोर्ट्यूसिस टिटनेस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषण संबंधी समस्याएं क्या है। तो समझते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है, अगर जब बच्चा पूरी तरीके से पोषण अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। तो सबसे पहला कुपोषण। कुपोषण का अर्थ होता है बुरा पोषण। तो ऐसा पोषण जिससे बच्चों की पोषण संबंधी गतिविधियां पूरी ना हो सके, उसे हम बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण में जो पोषण या जो पोषक तत्व बच्चे को चाहिए होते हैं वह उसे नहीं मिलते हैं। दूसरा देखते हैं प्रोटीन और कैलोरी की कमी। तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से 2 रोग होते हैं। तो सबसे पहला है क्वाशियोकर और दूसरा है सूखा रोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाशियोकर योग क्या है। यह योग प्रोटीन की कमी से होता है, क्योंकि अगर जब बच्चे के शरीर में कैलोरीज की कमी हो जाती है तो जो प्रोटीन होता है वह खुद ही ऊर्जा देना लग जाता है, जिसके कारण प्रोटीन की भी शरीर में कमी हो जाती है और जिसके फलस्वरूप बच्चों को ये रोग हो जाता है। यह रोग आमतौर पर 1 से 5 साल के बच्चों में देखा जाता है। तो क्वाशियोकर रोग के बहुत से लक्षण हैं, जैसे कि बच्चे की वृद्धि और विकास जो होता है वो रुक जाता है, बच्चा मानसिक रूप से उदास और चिड़चिड़ा रहने लगता है, साथ में बच्चे का चेहरा जो होता है वो चांद की तरह गोल सा दिखता है और शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है और साथ में मोटे वसायुक्त यकृत के कारण पेट जो होता है उसका फूल जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि सूखा रोग क्या होता है। सूखा रोग आमतौर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से ही होता है। यह रोग ज़्यादातर 15 महीने के बच्चों में देखने को मिलता है। अगर सूखा रोग तब भी हो सकता है यदि माँ उचित टाइम पर स्तनपान हटा ले, अपना बच्चे को ना दे। सूखे रोग के बहुत से लक्षण भी है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सूखे रोग में बच्चे का जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और जो चेहरा होता है वो बूढ़े आदमी की तरह दिखने लग जाता है और जो उसकी जो फेफड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं प्रॉपर एग्जाम्पल सूखे रोग का ही है। तो चलिए अगली समस्या समझते हैं। अगली समस्या है रिकेट्स। तो रिकेट्स बच्चों में आमतौर पर विटामिन
डी की कमी से होने वाला रोग है। चलो रिकेट्स के कुछ लक्षण समझते हैं। तो रिकेट्स के लक्षण में बच्चों के दांत व अस्थियों के निर्माण में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो अस्थियाँ होती है, जो बच्चों की हड्डी होती है, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और जब कमज़ोर हो जाती है तो शरीर का वजन सह नहीं पाती है, जिसके कारण बच्चा जो होता है ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, और जो उसकी हड्डियाँ होती है वो चपटी चकोर टाइप की हो जाती है। तो चलिए अगला समझते हैं, आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण बहुत बार बच्चा बौनापन या फिर घेंगा रोग का शिकार हो जाता है। तो चलिए अगला समझते हैं, अनीमिया। अनीमिया आमतौर पर खून की कमी से होने वाला रोग है। यह शरीर में पोषक तत्व लोह की कमी से होने वाला एक ऐसा रोग है जिसके कारण बच्चे के शरीर में जो खून होता है उसकी कमी हो जाती है। तो चलिए अगला समझते हैं, अंधापन। अंधापन आमतौर पर विटामिन ए की कमी से होता है। यह ऐसा रोग है जिसके कारण बच्चे को थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बच्चों में कुछ स्वास्थ्यवर्धक आदतें बताओ। तो सबसे पहली है भोजन संबंधी उचित आदतें। पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चों में भोजन संबंधी उचित आदतें डालनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टीवी देखने का शौक होता है, और वो अपना ज़्यादातर समय टीवी देखने में ही या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ करने में बिता देते हैं, और वह समय पे भोजन नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को टाइम पर खाना खिलाना चाहिए, साथ में खाने को इस तरह परोसना चाहिए जिससे वह उसे अट्रैक्टिव लगे और वो हमेशा उसे खाने का सोचे। तो दूसरा है शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। पेरेंट्स को हमेशा बच्चे की शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। अगर वो लेज़ी रहेगा तो हमेशा जो उसकी शारीरिक गतिविधियाँ वो एक टाइम के लिए रुक जाएंगी और उसका विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। शारीरिक गतिविधियों में जैसे कि उसे योगा कराना चाहिए, जैसे कि आप इस इमेज को देख ही रहे होंगे। सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। माता पिता जब भी बच्चे को खाना खिला रहे हों तो हमेशा वो साफ़ सुथरी जगह पर ही खिलाना चाहिए, कभी भी उसे गंदी जगह पर नहीं खिलाना चाहिए। और साथ में जब भी उसे कोई कच्चे फल वगैरह खिला रहे तो हमेशा धोकर ही खिलाने चाहिए। और बच्चा जब भी खाना खा रहा है तो उसे हमेशा हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और खुद भोजन पकाते वक्त भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अगला समझते हैं, भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखना। इस समय तक बच्चे बोलकर अपनी भूख प्रकट कर सकते हैं, तो इस दौरान माता पिता को भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा कम नहीं खिलाना चाहिए। उन्हें जितनी भूख है वह उतना इस समय तक कह सकते हैं, तो उसे उतना ही खिलाना चाहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं, स्कूलगामी बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके जो स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं, तो चलिए समझते हैं। तो पहला है मोटापा। जैसा कि आपको पता ही होगा, आमतौर पर बहुत से बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापे का शिकार आमतौर पर वह बच्चे होते हैं जो ज़्यादा वसायुक्त मतलब तेलीय पदार्थ वाली जो तेल से बनी वस्तुएं होती है वो खाते हैं, और साथ में शारीरिक क्रिया नहीं करते। शारीरिक क्रिया मतलब जैसे कि बाहर खेलना, साइकिल चलाना जैसी क्रियाएं नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं या फिर टेलीविज़न या टीवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, उन्हें मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दूसरा है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का शिकार वह लोग होते हैं जो मोटापे का शिकार होते हैं और साथ में शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं। तो पहले ये बड़े लोगों में देखने को मिलता था, परंतु आज ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो तीसरा है अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब होता है कम पोषण। जब बच्चा जो भी भोजन खा रहा है उसमें उसे उचित रूप में मतलब कि कम उसे पोषक तत्व मिल रहे हैं और उसके पोषक तत्व की जो पूर्ति है, जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति को हम अल्प पोषण कहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। उसी में से एक मिड डे मील योजना भी है जो कि हर सरकारी स्कूल में चलाई गई है। इसके तहत पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, जिससे उनकी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो भी समस्या है वो ख़त्म की जाए। इस योजना के तहत बच्चों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी आया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा।
अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.